नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी रामेश्वरम तीर्थ जल रेत परंपरा का शुभारंभ किया है। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। मुख्यमंत्री को लेकर यह जानकारी है। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी रामेश्वरम तीर्थ जल रेत परंपरा का शुभारंभ किया है। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर सीएम योगी का वाराणसी दौरा। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर के सीएम योगी आदित्यनाथ काशी रामेश्वरम तीर्थ जल रेत परंपरा का शुभारंभ किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इधर अगस्त में पीएम मोदी का भी वाराणसी में दौरा होने जा रहा है। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ में बैठक की और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन किए। देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अगस्त को प्रस्तावित दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आए। वे तैयारियां परखने काशी पहुंच गए। सोमवार की शाम मुख्यमंत्री ने वाराणसी और आजमगढ़ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। सीएम की सुरक्षा बैठक में पीएम के कार्यक्रम में लोकार्पण और शिलान्यास होने वाले प्रोजेक्ट भी तय किए गए। संगठन के पदाधिकारियों से बैठक के बीच 2 अगस्त को पीएम की जनसभा की रूपरेखा और भीड़ के लिए जिम्मेदारी और अब तक जनसंपर्क पर भी चर्चा की गई। बैठक लेने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर उन्होंने विशेष रुद्राभिषेक भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और पीएम काशीवासियों को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। अब ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं और कार्यक्रम स्थल पर विशालकाय पंडाल, हेलीपैड निर्माण समेत अन्य इंतजाम किए जा रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सपा सांसद और पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में लगातार हंगामा जारी है। अभद्र टिप्पणी करने वाले ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी पर कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। सोमवार को डिंपल यादव के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ एनडीए सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में सियासत का ऊंट किस करवट बैठ जाए, ये बड़े से बड़े राजनीतिक विश्लेषक को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि जो एनडीए समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ हल्ला बोल वाले तेवर अपनाए रहती है, वह भी समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के अपमान को लेकर मौलाना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये सब विवाद शुरू हुआ मस्जिद में मीटिंग वाले प्रकरण से। दरअसल जिस दिन सदन में मॉनसून सत्र शुरू हुआ, उस दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव सहित कई नेता संसद भवन के बगल में मौजूद मस्जिद में मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग की तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आई, वैसे ही बवाल मच गया। बीजेपी ने सपा को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी के नेताओं ने अखिलेश यादव को नमाजवादी बता दिया, लेकिन इस बीच ऑल इंडिया इस्लाम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सपा सांसद डिंपल यादव पर अपमानजनक टिप्पणी की, जिसको लेकर अब एनडीए विरोध में उतर गई है। एनडीए सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला संसद की गरिमा से ज्यादा महत्वपूर्ण है? आखिर ये अखिलेश यादव या कांग्रेस जिस तरह से चुप है, डिंपल हमारी सांसद हैं, उस पर अफरीदी ने जिस तरह का अपमानजनक टिप्पणी किया है। हमारे विचारों से मतभेद हो सकते हैं, हमारी पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की
हमारी एक सांसद हैं, देश की महिला हैं, और उन पे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भी इतनी बड़ी तुष्टीकरण है कांग्रेस की, समाजवादी की, कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जा रहा है। कल माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या? सौभाग्यवती के ऊपर ये टिप्पणी है, वो क्यों चुप है? मतलब तुष्टीकरण की राजनीति की परिसीमा हो गई है, ये क्या कहा जाए। लेकिन हम नहीं सह सकेंगे, और मौलाना जी की नीयत जो है वो साफ साफ नजर आ रही है। शर्म आती है कि जो है जिस भारत में नारी को देवी का रूप दिया जाता है, लक्ष्मी का रूप दिया जाता है, वहीं आज महिला सशक्तिकरण के युग में इतनी शर्म आनी चाहिए। मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती कि अपने पति का अपमान भी, अपनी पत्नी का अपमान भी पति चुपचाप सिर्फ राजनीति के लिए सह रहा है, पर महिला शक्ति उसको नहीं सह सकती। सपा सांसद डिंपल यादव ने उनके खिलाफ अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी को लेकर एनडीए नेताओं के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि अच्छा होता अगर वे लोग मणिपुर जैसी घटना के खिलाफ भी इसी तरह प्रदर्शन करते और महिलाओं के साथ खड़े होते। अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होगा। वहीं डिंपल यादव पर विवादित टिप्पणी मामले पर मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि डिंपल यादव के कपड़े मस्जिद के हिसाब से ठीक नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने ये बयान दिया। अगर औरतें सड़कों पे, बाजारों में अपने घर पे कुछ भी कर रही हैं तो हम थोड़े बोलेंगे उसको कुछ भी, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई महिला मंदिर में जाएगी, कोई महिला मस्जिद में जाएगी, तो मंदिर में पंडित उसको बोलेगा कि बेटा पल्लू रख लो, इस अवस्था में मत आओ। और मस्जिद में जाएंगे तो हम बोलेंगे। ये तो हमारा अधिकार है ना भाई, हमारा भी ये अधिकार है, चूंकि हम धार्मिक गुरु हैं। तो धार्मिक गुरु होने के नाते मेरा अपना ये अधिकार है कि मैं उसको धर्म की बात बताऊं, धर्म की बात सिखाऊं। अगर मैंने उसको बता दिया कि इस्लामिक मान्यता ये नहीं है, इस तरह से नहीं बैठना था आपको इस नंगन हालत में, तो मैंने ऐसा कौन सा तीर मार दिया भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बता दें कि एक टीवी डिबेट के दौरान बोलते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव की मस्जिद में उनकी मौजूदगी पर भी सवाल उठाया था और कहा था कि क्या आपने उन्हें देखा था। इसके आगे उन्होंने विवादित बयान दिया। अब तक इस मामले में सपा के किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया। इसी को आधार बनाते हुए एनडीए के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं लखनऊ में अवैध धर्मांतरण के आरोपों में गिरफ्तार सरगना छांगुर को ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। ईडी की टीम ने कोर्ट से 14 दिन की कस्टडी रिमांड की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन सुनवाई के बाद ईडी कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड मंजूर कर दी है। इस दौरान छांगुर से मनी लॉन्ड्रिंग, धर्मांतरण गैंग, विदेशों से आई फंडिंग समेत कई अन्य मुद्दों पर सवाल जवाब भी किए जाएंगे। धर्मांतरण करने के लिए बड़ा गैंग चलाने और 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाने वाले छांगुर से बेहिसाब दौलत का हिसाब ईडी की टीम लेगी। कोर्ट ने सोमवार को छांगुर को 5 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर दे दिया। ईडी ने छांगुर से जुड़े 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की थी। इन छापेमारी में कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्यों को जब्त किया गया था। इन साक्ष्यों से भी साफ हुआ था कि धर्मांतरण के लिए ही मुस्लिम देशों से ये धनराशि मौलाना छांगुर को मिलती रही थी। बलरामपुर के उतरौला सहित आसपास के इलाकों में छांगुर और उससे जुड़े सहयोगियों करोड़ों की लागत की 10 बड़ी संपत्तियों को चिन्हित किया गया है।
ये सभी संपत्तियां 75 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है। इसमें कई जमीनें, शोरूम और प्लॉट भी शामिल हैं। इन सभी के जब्तीकरण को लेकर नए सिरे से कार्य योजना बनाई जा रही है। ईडी की जांच में सामने आया है कि छांगुर ने पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में करोड़ों की संपत्ति बनाई है। 11 बीघा जमीन, जिसमें 3 बीघा उतरौला गांव में है, जो वर्ष 2021 में 65 लाख रुपए में खरीदी गई थी। 5 बीघा जमीन वर्ष 2020 में 1.25 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। बलरामपुर में 3 बीघा जमीन वर्ष 2021 में 42 लाख रुपए में खरीदी गई थी। धर्मांतरण कराने में छांगुर गिरोह की कदम कदम पर मदद करने वाले करीब 3000 लोगों की कुंडली खंगाली जा रही है। एसटीएफ की जांच में इन लोगों का जिक्र भी आया था। छांगुर और नीतू की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों ने इन बिंदुओं पर भी पड़ताल शुरू की। बताया जा रहा है कि इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने धर्मांतरण के लिए शिकार फंसाने से लेकर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करवाने तक गिरोह की काफी मदद की है। कई लोग भी हैं जिन्होंने छांगुर को धर्मांतरण से मिली रकम से जमीन की खरीद कराई है। छांगुर की तिजोरी खुलेगी और धर्मांतरण की काली कमाई सामने आएगी। विदेशों से बटोरी गई पूरी दौलत अब सरकारी खजाने में जाएगी। छांगुर के पास कितना नगद है और कितनी संपत्ति है, ईडी सबका हिसाब करेगी। धर्मांतरण की कंपनी का लॉकर टूटेगा, न छांगुर, न नीतू और न नवीन बचेगा। धर्म परिवर्तन करवाकर जितनी कमाई की गई, ईडी उसका पर्दाफाश करेगी। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की। गैंगस्टर नाजिया अख्तर की 5 करोड़ 50 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। कविनगर सर्किल के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से संपत्ति कुर्क कर ली गई है। धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय गाजियाबाद के आदेश वाद संख्या 3/25 दिनांक 24/7/25 के अनुपालन में जब्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। बाबूधाम पुलिस ने 3 करोड़ 10 लाख रुपए का मकान, 10 लाख रुपए की एक कार और अन्य संपत्तियां सीज की है। ये कार्रवाई थाना कविनगर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। 24 जुलाई 2025 को कोर्ट से जब्ती की अनुमति मिलने के बाद पुलिस टीम ने इन संपत्तियों को जब्त किया है। पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि ये संपत्तियां अवैध तरीके से अर्जित की गई थी। एसीपी कविनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि राजीव कुमार चौहान, सुनीता चौहान और नाजिया अख्तर की अब तक लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इससे पहले धोखाधड़ी समेत अन्य मामलों में नामजद गैंगस्टर नाजिया अख्तर की 2.40 करोड़ रुपए की संपत्ति भी पुलिस कुर्क कर चुकी है। इसमें 2 करोड़ का एक 2 मंजिला मकान और 40 लाख के 2 टेम्पो ट्रैवलर शामिल थे। माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के द्वारा थाना कविनगर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 107/25 अंतर्गत धारा 2/3 गिरोहबंद अधिनियम, जिसकी विवेचना थाना प्रभारी मधुबन बाबूधाम द्वारा की जा रही है, इससे संबंधित अभियुक्तों द्वारा जो संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई थी, इसकी कुर्की का आदेश दिनांक 24/7/2025 को दिया गया था। इस क्रम में आज दिनांक 28/7/2025 को थाना मधुबन बाबूधाम पुलिस के द्वारा उक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्तों राजीव चौहान व सुनीता चौहान द्वारा अवैध रूप से अर्जित एक आवास, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है, उसको हरिद्वार में कुर्क किया गया है। साथ ही इस मुकदमे से संबंधित एक अभियुक्ता नाजिया अख्तर का एक 10 लाख रुपए का 4 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। इस प्रकार अभी तक पुलिस के द्वारा इस मुकदमे से संबंधित 5 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। नाजिया के खिलाफ पुलिस आयुक्त की कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। सबूतों के आधार पर पुष्टि हुई थी कि उसने ठगी से ये मकान और अन्य संपत्तियां अर्जित की थी। कमिश्नरेट पुलिस ने ये भी बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों के खिलाफ ये कार्रवाई जारी रहेगी। सूर्या समाचार के लिए गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट।
वहीं यूपी के हाथरस में जवाहर नवोदय आवासीय विद्यालय में तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। छात्रों ने नेशनल हाईवे की दीवार को तोड़कर जाम लगाया। कच्ची रोटी खाने में मिलने समेत तमाम शिकायतें छात्रों की थी। देखिए। हाथरस के सिकंदराराव में अगसोली स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के सैकड़ों छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। छात्रों ने पहले जाम लगाने का प्रयास किया और फिर पैदल मार्च करते हुए तहसील की ओर बढ़ने लगे। मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को रास्ते में रोककर सड़क के एक तरफ बिठा दिया। दरअसल इन छात्रों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन उनकी सुविधाओं के प्रति लापरवाह है। उन्हें बेकार नाश्ता दिया जाता है, कमरों में लगे पंखे पुराने हैं और बहुत धीमी गति से चलते हैं। स्कूल में बिजली भी नहीं आती, जनरेटर होने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता और इसी की वजह से छात्रों को रात भर गर्मी में जागना पड़ता है। सर, विद्यालय के अंदर इतनी अव्यवस्था फैली हुई है कि कुछ जवाब नहीं दिया जा सकता है। स्कूल के अंदर आप किसी भी प्रकार की समस्या को अगर प्रिंसिपल सर के समक्ष रखते हैं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बच्चों को यहाँ पर आने से पहले 10 बार सोच के आए, वहाँ से जितनी भी समस्याएं हैं उनका कोई समाधान कभी भी नहीं हुआ। सर, एक तो बात यह है कि सर खाना जो है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। सर, खाना बच्चे अगर खाते हैं तो उन्हें सर वोमिटिंग होने लग जाती है, इतनी तक उसकी क्वालिटी गिर चुकी है। और इस बात को अगर वहाँ बोल दिया जाए, इस बारे में अगर उनसे बोल दिया जाए कि ऐसी समस्या है तो उस पर कोई समाधान नहीं मिलता है। छात्रों ने ये भी बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर केवल पैरासीटामोल की गोलियां दी जाती है, बीमारी के दौरान फल भी नहीं मिलते। विद्यालय प्रबंधन छात्रों को सभी नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करता है। कक्षा 6 से लेकर इंटरमीडिएट तक के सभी छात्र इस विरोध में शामिल हैं। परसों भी उन्होंने आकर के विजिट किया है। हमारे बॉयज हॉस्टल नहीं है, जहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल में नए पंखे और नई व्यवस्थाएं व्यवस्थित हुई हैं, उन्हें देख करके वो लौट आए हैं। हमारे बॉयज हॉस्टल जाना चाहिए था। कैसी पंखों की हालत है, व्हाइट कलर के मच्छर होते हैं एक प्रकार के, वो सारे जालों पर लगे पड़े। किसी भी प्रकार की कोई भी कैसी भी जो स्प्रे होती है ना मच्छरों वाली, कैसी भी नहीं है। हमें नीम की पत्तियां जलानी पड़ती है, रात को पढ़ नहीं पाते हम। छात्रों का कहना है कि रात भर जागने के बाद सुबह 5 बजे उठकर परेड और शारीरिक व्यायाम के लिए आना मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। सर, हमारी जो इच्छा है वो समस्या है उनका समाधान हो और मतलब आगे हमें कोई परेशानी होती है हमें उसकी जिम्मेदार प्रशासन होना चाहिए। आगे हमें अपनी जान का भी खतरा है यहाँ पे। टारगेट है सर, टारगेट है हमारा स्पेशली। हमें ऐसे टीसी स्टाफ हमें टारगेट करेगा स्पेशली और सर हमें टीसी देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले जिलाधिकारी और एसपी ने स्कूल का निरीक्षण भी किया था। इन छात्रों का आरोप है कि प्रबंधन ने अधिकारियों को केवल अच्छी चीजें दिखाकर क्लीन चिट प्राप्त कर ली। छात्रों ने कहा कि स्कूल में रहना मुश्किल हो जाने के कारण ही वे अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को समझा बुझाकर वहां से हटाया। इधर स्कूल के प्रिंसिपल भगवान सिंह का कहना है कि स्कूल में बिजली और पानी को लेकर थोड़ी समस्या है, उसे भी दूर करा दिया जाएगा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में बाराबंकी के अफसानेश्वर महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को भगदड़ मच गई। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत की खबर है और कई लोग घायल हो गए। देखिए कैसे ये भगदड़ मची। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र में स्थित अवनासेश्वर महादेव मंदिर में एक बड़ा हादसा हो गया। मंदिर में रविवार रात को सावन के तीसरे सोमवार पर रात 12 बजे के बाद जलाभिषेक शुरू हुआ। इसी दौरान करीब 2 बजे मंदिर परिसर में अचानक करंट फैल गया। इससे मौके पर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 2 लोगों की मौत हो गई और 32 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। अवसानेश्वर मंदिर में बंदरों द्वारा बिजली का तार तोड़ दिया गया था। इसके बाद तार गिरने से वहां टीन शेड में करंट फैल गया और भगदड़ मच गई। हादसे के बाद मंदिर परिसर और इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति संभालने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि अवसानेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के दौरान बिजली का तार टूटा, जिससे वहां टीन शेड में करंट आ गया और लोग घबरा गए। बाराबंकी के मंदिर में भगदड़ की घटना पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने दुख जताया और हादसे के कारणों की जांच की बात कही। का बड़ा दुख है, भगवान जो घायल हुए हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। तो दुर्घटना कल उत्तराखंड में मनसा देवी माता के मंदिर में हो गई, आज यहाँ बाराबंकी में हो गई
बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों की श्रद्धा बढ़ी है, आस्था बढ़ी है, लोग मंदिरों में बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। व्यवस्था में और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है, वो सुधार किया जाएगा। पूरी घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय से 24 आवर्स में रिपोर्ट्स मांगी गई हैं और घटना के कारणों की जांच के साथ साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सभी जो हमारे मंदिर शिवालय हैं जहां पर श्रद्धालु एकत्र हो रहे हैं वहां भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं पूरे प्रदेश में। इसके अलावा जो घायल हैं उनको उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था मिले और जो मृतक हैं उनको हम पूरे परिवार के साथ संवेदनशीलता के साथ सरकार खड़ी है, पूरी मदद करेगी, पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे और बहुत ही दुखद है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल मंदिर में स्थिति सामान्य है। बाद में श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना दोबारा शुरू कर दी। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।